आई ग्लासेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। उसके पीछे आखिर क्या कारण है? 80% पॉपुलेशन जो है बच्चों की वो आजकल चश्मे के साथ पाई जाती है। क्या ये बात सच है कि मायोपिया रिवर्सिबल है? हम उसको वापस कभी भी ज़ीरो पे नहीं ला सकते हैं। ये ब्लू लाइट वाले आई ग्लासेस कितने कारगर हैं? ब्लू लाइट लेंसेज हमारे नंबर को ना तो बढ़ने से रोकते हैं, ना ही हमें स्क्रीन से कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हमें मिलता है। क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ टू यूज़ हैं? कॉन्टैक्ट लेंस कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। चश्मे को परमानेंटली हटाना चाहे तो क्या आज की इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है? एक होता है फ्लैप प्रोसीजर जिसमें कॉन्टूरा सबसे एडवांस प्रोसीजर है, और एक है फ्लैपलेस प्रोसीजर स्माइल प्रो। ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर्स हैं, ब्लेड फ्री प्रोसीजर्स हैं, और जो रिकवरी है वो बहुत क्विक है। गाजर, गुलाब जल है और घी है, ये हमारी आंखों को आराम पहुंचाने में किसी तरह से कारगर होते हैं? इट इज़ अ मिथ। नजरों ने खुद भी देखा है जमाले यार का आलम, जो उनके रूबरू पहुंचा वही कुछ बेकरार आया। कुछ समझे? नजर। हमारा देश शेरों शायरी का देश रहा है। शेरों शायरी की, इश्क की, मोहब्बत की रिवायत शुरुआत नजरों के मिलने से ही होती है। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है कि हमारे इस देश में जहां नजरों की खूबसूरती पर इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए, वहां आज लोगों की नजरों में ही लगातार कमजोरी आती जा रही है। आंकड़े कुछ इस कदर खराब हैं कि पूरी दुनिया की ब्लाइंड पॉपुलेशन का लगभग 50% हमारे देश का ही हिस्सा है। WHO के एक आंकड़े की माने तो हमारे देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें चश्मों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिन्हें चश्मे एक्सेसिबल हो पाते हैं उनकी संख्या मात्र उसका 1/3 है, यानी कि 1/3। पर जरूरत डरने की नहीं है, जरूरत है प्रिकॉशंस लेने की और सही स्टेप्स लेने की। क्या आंखों पर चढ़े चश्मे के पावर को घटाया जा सकता है? क्या चश्मों को परमानेंटली हटाया जा सकता है? बस आपके ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए और मेरे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवालों को झेलने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर जी, जो सीनियर कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन है सोहाना हॉस्पिटल्स मोहाली में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू। मैम, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने प्रश्नों पे आऊँगा। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि यंगस्टर्स में चश्मे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आई ग्लासेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। मुझे याद है जब हम स्कूलों में हुआ करते थे तो हमारी क्लासेस में मात्र 4 से 5 बच्चों को आई ग्लासेस की यानी चश्मों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो क्लासरूम्स में लगभग आधे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चश्मे लगे हुए होते हैं, और वो भी बड़े हाई पावर के चश्मे लगे हुए होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आँखों की समस्या क्या सच में इतनी कॉमन हो गई है, और अगर हो गई है तो उसके पीछे आखिर क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यस, ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि पहले हमारी क्लास में हम 3 से 4 बच्चे देखते थे जिनको चश्मे का नंबर होता था। बट अगर मैं अपनी क्लास में, अपने बच्चों की क्लास में देखती हूँ तो 80% पॉपुलेशन जो है बच्चों की वो आजकल चश्मे के साथ पाई जाती है। और सबसे पहला इसमें जो हम देखते हैं वो है चेंज इन लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमने चेंज कर लिया है। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, और कोविड, मैं कहूँगी कोविड के बाद जैसे हम देखते हैं कि जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चों के होमवर्क तक जो हैं वो अब मोबाइल्स पे या इस पे अपने ऑनलाइन आने लग गए हैं। स्मॉग हो जाती है तो स्कूल बंद हो जाते हैं, कोविड आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है तो स्कूल बंद हो जाते हैं, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। तो कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने की वजह से जो बच्चों का होमवर्क है, बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक मेजर है कंट्रीब्यूशन, जिसके साथ जो हमारा चश्मे का नंबर है जिनको नहीं था उनको लग गया है, या नंबर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और स्क्रीन टाइम के होते हुए जो बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो हमारा जो चश्मे का नंबर है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ गया है। मैम, हमने काफ़ी बार देखा है कि जब बच्चों को बचपन में चश्मे लगते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि उनके चश्मे को हटाया जा सकता है या फिर उनके चश्मों के बढ़ते हुए पावर को रोका जा सकता है। तो क्या ये बात सच है कि मायोपिया रिवर्सिबल है, और अगर सच है तो कहाँ तक सच है? मायोपिया या चश्मे का जो माइनस का नंबर है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। हम उसको वापस कभी भी ज़ीरो पे नहीं ला सकते हैं, बट हम उनका जो स्पीड है नंबर का उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। हमने अक्सर देखा है, यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं, पर मैं आपसे प्रामाणिक तौर पे जानना चाहूँगा
कि अपने चश्मे के पावर को बढ़ने से रोकने के लिए जिन लोगों को चश्मा लगा ही नहीं है उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े, और जिन्हें लग भी चुका है उनका जो पावर है वो बहुत तेज़ी से ना पड़े, इसके लिए हमें लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग बोलते हैं कि भाई अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, लेकिन हम में से काफ़ी बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, IT वाले हैं, उनका पूरा दिन पूरा टाइम ही उनका लैपटॉप्स की स्क्रीन के सामने माथापच्ची करते हुए निकलता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? सबसे पहले तो अगर हम अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए। पर जैसे कि आपने कहा कि IT प्रोफेशनल्स हैं जिनको 8 से 10 घंटे के लिए कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, तो उनके लिए सबसे ख़ास हमारा जो टिप है वो रहता है 20-20-20 रूल, जिसमें आपने 20 मिनट्स स्क्रीन पे काम करने के बाद यू हैव टू टेक अ रेस्ट फॉर 20 सेकेंड्स और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को छोड़ के 20 मीटर्स दूर देखना है। इन सब से क्या रहता है कि जो हमारा ब्लिंकिंग है, जो भगवान ने हमारी आंख में एक ब्लिंक रेट दिया है कि जो हमारी आंख है 1 मिनट में कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ब्लिंक करती है, तो जब हम स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो हम वो ब्लिंकिंग को रिड्यूस करते हैं और ब्लिंकिंग नहीं करते हैं। तो जब हम 20 सेकंड्स के बाद, हम जब 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए जब हम रेस्ट लेंगे तो जो हमारी आइज़ हैं उनको हमने ब्लिंक करना है, सोच के ब्लिंक करना है, सो दैट जो हमारा जो ब्लिंक है वो हम वापस ला सकें। और जब हम ब्लिंक करते हैं तो एक हमारी आँख में नेचुरल तरीके से जो मॉइस्ट होती हैं आँखें वो हमारी मॉइस्ट रहेंगी, तो जिससे ड्राइनेस के चांसेस कम रहेंगे, आई स्ट्रेन कम रहेगा, और जो हमारा हेडेक है और ये सारी जो दिक्कत है जो स्क्रीन के टाइम पे रहती हैं वो हम कम फील करेंगे। अदरवाइज़ जो बच्चों के इसमें हम देखते हैं कि जो स्क्रीन रिड्यूस कर सकते हैं उनको अपना रिड्यूस करना चाहिए, और आउटडोर एक्टिविटीज़ को हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए और हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। क्योंकि बहुत समय हम अब जब अपने काम में या बच्चे अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हो जाते हैं तो हम काफ़ी अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट और पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ हाइड्रेटेड। और जब स्मॉग का टाइम रहता है या डस्ट का एनवायरनमेंट रहता है तो हम एक प्रोटेक्टिव गियर यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ हम अपने नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ने के साथ रोक सकते हैं। मैम, जब हम चश्मों के नंबर के बढ़ने की बात कर रहे हैं, चश्मों की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि ब्लू लाइट लेंसेज जो हैं, ब्लू लाइट ग्लासेस जो हैं, वो पिछले कुछ समय में काफ़ी चलन में आए हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब दिन भर काम करना होता है लैपटॉप्स में, तो मैं भी एक ब्लू लाइट लेंस या ब्लू लाइट ग्लास खरीदूँ अपने लिए। तो ये ब्लू लाइट वाले आई ग्लासेस कितने कारगर हैं स्क्रीन से होने वाले डैमेज को रिड्यूस करने के लिए? ब्लू लाइट लेंसेज जो हैं वो एक मिथ है, और ब्लू लाइट लेंसेज हमारे नंबर को ना तो बढ़ने से रोकते हैं, ना ही हमें स्क्रीन से कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हमें मिलता है। तो अगर आप स्क्रीन से अगर कोई भी प्रोटेक्टिव आपने ग्लासेस बनवाने हैं तो एंटी ग्लेयर, एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस आर मोर सूटेबल फॉर यू इफ़ यू वांट टू यूज़ फॉर स्क्रीन। अच्छा हुआ नहीं खरीदा अभी तक, मैम आप सही समय पर मिल गई मुझे, थैंक यू सो मच। और टॉकिंग अबाउट ग्लासेस, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में कॉन्टैक्ट लेंसेज भी बहुत चलन में आए कि जो लोग आई ग्लासेस हैं लेकिन वो पहनना नहीं चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। पर वहीं हम कई सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं जिसमें बताया जाता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज आपकी आंखों के लिए कहीं ना कहीं कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है मैम? क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ टू यूज़ हैं और आई ग्लासेस का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और अगर नहीं तो फिर उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आंखों को? कॉन्टैक्ट लेंसेज कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर हम बात करें स्पेक्टिकल रिमूवल के लिए तो हमारे पास बहुत सारे परमानेंट सोल्यूशंस अवेलेबल हैं जिससे हम स्पेक्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आपने यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अपने हाथ अच्छे से वॉश करके और एक सही सोल्यूशन में हमने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को वॉश करना है, और हमें उसको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से अपने आइज़ में डालना है। और अगर आप कहीं पे भी बाहर गए हैं और आपको फील होता है कि आपकी आँख में इरिटेशन है तो आपने इमीडिएटली अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को निकाल के वहीं पे ही डिस्कार्ड कर देना है। यू शुड नॉट वेट इवन फॉर फ्यू मिनट्स, और आपने ये नहीं सोचना है कि हम घर जाके इसको उतारेंगे और फिर हम अपनी आंखों को वॉश करेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस के साथ इरिटेशन हो रही है तो वो आपको आपकी आंख के काली पुतली पे इन्फेक्शन कर सकता है, और समटाइम्स जो इन्फेक्शन है वो बहुत सिवियर रहता है और जिसकी वजह से आपकी आंख में और काली पुतली पे परमानेंट दाग पड़ सकते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है इनको दूर करने के लिए हमें स्टीरॉइड्स तक के जो स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स है उनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इसीलिए
इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और हमें काफ़ी हद तक अगर बहुत डाई एंड हार्ड नीड नहीं है तो हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड करना चाहिए। देखा दोस्तों, बाजीगर बनने की ज़रूरत नहीं है। बाजीगर मूवी से आप ज़्यादा इंस्पायर ना हो और कॉन्टैक्ट लेंसेज तभी यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कह रही हैं। तो मैम, जैसा आपने बताया, कॉन्टैक्ट लेंसेज कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पर फिर भी अगर कोई अपनी आंखों पर लगे हुए चश्मे को परमानेंटली हटाना चाहे तो क्या आज की इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि लोगों का चश्मा परमानेंटली उतर सके? अगर हम बात करें चश्मे को परमानेंट रिमूव करने के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और बहुत सारी US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम चश्मे को उतार सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के लिए तो एक बहुत लंबे समय से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। पहले इसको लेसिक लेज़र के नाम से हम जानते थे और आजकल उसका एडवांसमेंट हो गया है तो हम उसको कॉन्टूरा सर्जरी के नाम से जानते हैं। और कॉन्टूरा सर्जरी के अलावा भी देयर आर मेनी लेज़र प्रोसीजर जो एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, उनको हम स्माइल प्रो के नाम से जानते हैं। सो देयर आर मेनी US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजीज़ जिससे हम चश्मे को हटा सकते हैं। मैम, जैसा आपने बताया लेसिक के बारे में, लेसिक एक ऐसा नाम है जो हम पिछले कुछ दशकों से लगातार सुन रहे हैं। लेसिक हो गया है मैगी कि अगर नूडल्स कोई भी होंगी, आई की सर्जरी कोई भी होगी, हम उसका नाम आमतौर पर लेसिक ही दे देते हैं। लेकिन मैम, जैसा आपने बताया कि इसके अलावा भी कई सारी टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। तो आपने लेसिक का जिक्र किया, आपने कॉन्टूरा विजन का जिक्र किया और आपने स्माइल प्रो का जिक्र किया। तो मैं आपसे थोड़ा बेहतर ढंग से समझना चाहूँगा कि जो एक आम आदमी है वो कैसे ये समझे कि इन तीनों टाइप की सर्जरीज में, इन ट्रीटमेंट्स में क्या अंतर होता है, इनकी प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम लेसिक सर्जरी की बात करें तो अब लेसिक सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये एक ब्लेडलेस प्रोसीजर हो चुका है, पेनलेस प्रोसीजर हो चुका है और जो रिकवरी टाइम है वो बहुत क्विक हो चुका है। विदिन 24 आवर्स आप लेज़र सर्जरी के बाद अपने काम को रीजॉइन कर सकते हैं। और लेसिक सर्जरी में दो तरह के प्रोसीजर जो है वो सबसे ज़्यादा आजकल चल रहे हैं और दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी वो US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक होता है फ्लैप प्रोसीजर जिसमें कॉन्टूरा सबसे एडवांस प्रोसीजर है और एक है फ्लैपलेस प्रोसीजर स्माइल प्रो जिसको हम फ्लैपलेस तरीके से चश्मे को ज़ीरो कर सकते हैं। जो स्माइल प्रो प्रोसीजर है वो एक US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 9 सेकेंड के लेज़र टाइम में नो ब्लेड, नो कट और नो ड्राइनेस टेक्नोलॉजी से हम चश्मे को ज़ीरो करते हैं। मैम, आपने इतनी सारी जानकारी दी स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज के बारे में, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, पर अगर कोई आम व्यक्ति है, एक आम नागरिक है जिसे इन मेडिकल टर्म्स के बारे में, इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो अपने लिए कैसे चूज़ कर सकता है कि उसके लिए कौन सी सर्जरी सबसे बेस्ट रहेगी? ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीजन है जिसमें मैं कहूँगी कि पेशेंट, डॉक्टर और एक टेक्नोलॉजी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट का प्रोफेशन क्या है और पेशेंट कितने लंबे समय से चश्मा पहन रहा है, पेशेंट का नंबर स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद उसके आँख के कुछ टेस्ट रहते हैं जिसमें हम आँख की पुतली को टेस्ट करते हैं, ड्राइनेस को चेक करते हैं, रेटिना को चेक करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपकी आँख में कौन सा प्रोसीजर जो है वो फिट है या आपके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें सोहाना हॉस्पिटल में तो सोहाना हॉस्पिटल रीजन का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हमारे पास दुनिया की सारी US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। यू नेम इट, वी हैव इट। दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है चश्मा हटाने के लिए US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजी जो सोहाना हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको पूरी अच्छी तरह टेस्ट करके आपकी नीड को समझते हुए और आपकी आंखों को चेक करके हम आपको ये बता सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं आपके लिए बेस्ट हैं। मैम, मैं इन स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहूँगा क्योंकि हमारे जो युवा दर्शक हैं, जो यूथ है, उनके जो सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास आते हैं वो इसी चीज़ को लेकर आते हैं कि अगर हमें चश्मा लगा हुआ है तो उसे किस तरह से परमानेंटली हटाया जा सकता है। इसलिए मैं इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन सर्जरीज के लिए, जो स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज होती हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या कोई भी व्यक्ति जिसे चश्मा लगा हुआ है, हर वो व्यक्ति अपने साथ ये ट्रीटमेंट्स करवा सकता है या फिर कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं? बिल्कुल, हर वो व्यक्ति जिसको चश्मा है, प्लस में नंबर है, माइनस में नंबर है या सिलेंडर नंबर है और एज 18 ईयर से ऊपर है, वो सब लोग इस सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मैम,
पहले हम देखते थे जो हमारे दादाजी के समय में सर्जरीज होती थी, आंखों की कैसी भी सर्जरी हो, लोगों को एक बड़ा सा काला चश्मा पहना दिया जाता था और फिर उन्हें महीनों महीनों तक वैसे ही घूमना पड़ता था, बार बार डॉक्टर्स की विजिट्स करनी पड़ती थी। तो अब जो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं और जैसा कि आपने भी बताया कि 24 घंटे के अंदर जो पेशेंट है वो वापस अपनी डेली लाइफ में जा सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज जो आज ऑफर की जा रही हैं, तो उनके दौरान क्या दर्द होता है और उसके बाद एक पेशेंट को रिकवर करने में कितना समय लग सकता है? आजकल जितनी भी स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरीज अवेलेबल हैं ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर्स हैं, ब्लेड फ्री प्रोसीजर्स हैं और जो रिकवरी है वो बहुत क्विक है। विद इन 24 आवर्स आप अपने कॉलेज में या फिर अपने आप जो अपना आपका अगर कोई प्रोफेशन है आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। लैपटॉप स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ समय के लिए अपनी आँखों में पानी टच नहीं करना रहता है, दैट इज़ इवन 7 डेज़। और आप जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो अपनी 21 डेज़ के बाद रिज्यूम कर सकते हैं और जो बाकी लाइफस्टाइल है वो आप 24 आवर्स के बाद जो है रिज्यूम कर सकते हैं। तो आजकल की जितनी भी टेक्नोलॉजी है इट इज़ सो एडवांस्ड और ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे जो हमारा डाउन टाइम है सर्जरी का वो बहुत कम हो गया है और जो ये सर्जरीज़ हैं ये बहुत ही जेंटल हैं आपकी आँख के लिए एंड दे आर वेरी वेरी सेफ नाउअडेज। मैम ये तो आपने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है हमारे उन दर्शकों के लिए जो अपनी आई सर्जरी का बहाना देकर महीनों महीनों अपने ऑफिस से छुट्टी लिया करते थे। बहरहाल आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ें तो हमने कई बार देखा है कि लोग सरकारी नौकरियों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, पर बहुत सारी सरकारी नौकरियां, बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जहां पे उन लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है जो बेसिकली चश्मा पहनते हैं। तो क्या ये स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज उन लोगों के लिए भी किसी तरह से सहायता प्रदान कर सकती हैं? बिल्कुल। हम अब बहुत सारे जो मेडिकल पेपर्स हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें अब लेज़र सर्जरी को मतलब कि एडवाइस कर दिया गया है और हमारे पास हम काफ़ी लंबे समय से जो लोग भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ये फ्लैपलेस प्रोसीजर और ब्लेड फ्री प्रोसीजर के साथ चश्मे को हटा सकते हैं। अब हम अपने अगले सेक्शन पर आएंगे मैम। कुछ मिथ्स हैं, हम कुछ मिथ बस्ट करना चाहेंगे आपके साथ। दरअसल आंखें एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर शायद उसके बारे में सबसे ज़्यादा गलत अफवाहें पूरे शरीर में आंखों के बारे में ही उड़ाई जाती हैं। तो हमने भी अपने बचपन से काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं, आपने भी आई एम श्योर सुनी होंगी। तो ऐसी कुछ चीज़ों से मैं जानना चाहूँगा कि ये चीज़ें सच में एक ट्रूथ है या फिर वो एक मिथ है। तो मैं आपको स्टेटमेंट्स बताऊँगा और आप मुझे बताइएगा कि वो सच है या फिर बस एक मिथ है। तो सबसे पहला कि गाजर या फिर विटामिन युक्त चीज़ें खाने से हमारी आई साइट बढ़ती है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो गाजर या हरी सब्जियां खाने से आई साइट दे आर रिच इन विटामिन ए। तो विटामिन ए इन जनरल हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें हरी सब्जियां या फिर गाजर खानी चाहिए। बट अगर हम कहें कि उससे चश्मे का नंबर कम हो सकता है तो डेफिनेटली इट इज़ अ मिथ। जब मैं छोटा था मैम तो मेरे नाना जी मुझे हर शाम ले जाया करते थे पार्क्स में कि घास पर नंगे पांव चलो तो उससे तुम्हारी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे किसी काम को करने से, यानी कि घास पर नंगे पांव चलने से, क्या हमारी आंखों की आई साइट तेज होती है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी तो ठीक नहीं हो सकती पर सर्दी जुकाम ज़रूर हो सकता है। अगले सवाल पर आऊँ तो कई बार हमें सजेस्ट किया जाता है दादियों के द्वारा कि जब बहुत ज़्यादा तुम स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन्स बहुत समय तक चला रहे हो, तो आंखों में गुलाब जल डाल लिया करो। या मेरी माँ जब मैं छोटा था तो मेरी आंखों में अगर कुछ पड़ जाता था तो मेरी आंखों में घी लगा दिया करती थी कि उससे सही हो जाएगा। तो क्या ये होम रेमेडीज़ जो हैं, जो गुलाब जल है और घी है, ये हमारी आंखों को आराम पहुँचाने में किसी तरह से कारगर होते हैं? गुलाब जल को अपनी त्वचा पे लगाइए, वो आपको हेल्प करेगा। और घी को खाने में अपने इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको हेल्थी रहने में मदद करेगा। आँखों के लिए इसमें घी और रोज़ वाटर का कोई भी रोल नहीं है। बिल्कुल। और टीवी, क्या टीवी को पास बैठकर देखने से हमारी आंखें खराब होती हैं? ये मैं कहूँगी ये कम्प्लीटली एक मिथ नहीं है। टीवी को डेफिनेटली या स्क्रीन को हमें एक अच्छे डिस्टेंस से देखना चाहिए, क्योंकि जब हम स्क्रीन को बहुत पास से या टीवी को बहुत पास से देखते हैं तो वो हमारी पास की जो मसल्स हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेन डालता है और वो हमें नुकसानदायक हो सकता है और हमारे आँखों में चश्मे का नंबर लग सकता है। तो हमारे बच्चे को अगर हमने टीवी देखना या किसी ने भी टीवी देखना है तो उनको एक फ़िक्स डिस्टेंस पे देखना चाहिए। और अगर हम स्क्रीन की बात करें तो एक आर्म लेंथ का
डिस्टेंस हमें हमारे स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे रखना चाहिए, ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेन ना हो और हमें चश्मे का नंबर ना लगे, और अगर लगा हुआ है तो वो बहुत तेज़ी से ना बढ़े। मैम, अगले क्वेश्चन का जवाब आप ऑलरेडी दे चुकी हैं, पर क्योंकि हमारा यूथ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, इसलिए मैं फिर से उनके लिए सवाल पूछूंगा कि लेज़र सर्जरीज, ये बात कि लेज़र सर्जरीज बहुत ज़्यादा दर्द भरी होती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये कहाँ तक सच है? लेज़र सर्जरीज जितनी भी स्पेक्टिकल रिमूवल के लिए आजकल अवेलेबल हैं वो US FDA अप्रूव टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लेडलेस हैं, पेनलेस हैं और क्विक रिकवरी है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास के लोग और हमारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे आने वाले यूट्यूब चैनल्स हमेशा ये बताते रहते हैं कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सुबह सुबह उठो, अपनी आँखों को मसलो, अपनी आँखों को प्रेस करो। तो ये एक्सरसाइजेस कहाँ तक उपयोगी हैं आँखों की हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में? कुछ एक्सरसाइजेज आँखों की जो हेल्थ को, जो मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। यस, हम पेंसिल पुशअप्स जो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम पेंसिल को एक देखते हैं और पेंसिल की टिप को हमने देखना रहता है और धीरे धीरे पेंसिल को अपने आँख के पास में लेके आना है, और जब तक वो टिप डबल से सिंगल ना हो जाए तब तक हमने उस टिप को देखना है। ऐसी एक्सरसाइजेज यस हमें मदद करती हैं, बट अगर हम बात करें कि जो आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप कहते हैं कि अपने हाथों को मल के अपने आँखों पे रखना है, या देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस, वो हम एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि इनसे हमारी आँखों को और आँखों के पर्दे को नुकसान हो सकता है। जो अगला हमारा स्टेटमेंट है वो है कि क्या बार बार आँखों को ठंडे पानी से साफ करना आँखों के लिए सही है? छींटे मारना नहीं चाहिए है, बट खुले ठंडे पानी से हम आँखों को धो सकते हैं, बट आँखों को छींटे नहीं मारने चाहिए, उससे हमारी आँख का कॉर्निया खराब हो सकता है। मैम, मैं अब आई चेकअप्स के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा। अगर हम अपनी आँखों में पनप रही किसी समस्या को जल्दी इंटरवीन करना चाहें, उसे जल्दी पकड़ना चाहें, तो हमें कितने समय के अंतराल में अपने रेगुलर आई चेकअप्स कराते रहना चाहिए? हमें एवरी 6 मंथ्स अपना आई का चेकअप करवाना चाहिए। जिनको चश्मा है वो हम कहते हैं, jैसे बच्चे जिनको चश्मा रहता है या बड़े जिनको भी चश्मा है, तो एवरी 6 मंथ्स उनके लिए एक फॉलोअप होना चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें साल में एक बार अपना जो चश्मा है या आँखें हैं वो ज़रूर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, अगर हम इसको ठीक टाइम पे पकड़ते हैं तो उनका इलाज करने से हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 40 एवरी ईयर वी शुड गेट आवर आइज चेकअप। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के आखिरी दौर में आ चुके हैं मैम। तो अब आप हमारे दर्शकों से अगर कोई संदेश देना चाहें और अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के विषय में अगर आप उनसे डायरेक्ट कोई संदेश बात करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अगर हम स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए। अगर हम स्क्रीन टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो अपनी लाइफ में 20-20-20 रूल को यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि 20 मिनट्स स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 सेकेंड्स का रेस्ट लेना चाहिए और स्क्रीन को छोड़ के 20 मीटर्स दूर देखना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज एंड ट्राई टू डू इनकल्टेट आउटडोर एक्टिविटीज़ इन योर लाइफस्टाइल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको और भी परेशान करते रहेंगे फ्यूचर में अपने दर्शकों को आंखों से संबंधित जो भी उनके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद है आप हमारे साथ हमारे लिए आगे भी ऐसे ही समय निकालती रहेंगी और मैंने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा। तो दर्शकों, आप अपना ध्यान रखें, अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।